नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चा, आज हम शुरू करेंगे थ्योरी क्वेश्चंस। तो बेसिकली गुजरात बोर्ड के एग्जाम पेपर पैटर्न जैसा होता है, उसके अंदर हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। जनरली बच्चे एमसीक्यूज वगैरह प्रिपरेशन कर लेते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई एंड ऑल दैट, बट थ्योरी क्वेश्चन में थोड़ा सा हाथ जो है वो तंग हो जाता है। तो हम उसको प्रेजेंट कैसे करना है, कॉन्सेप्ट पता होता है बच्चों को, पर इसको प्रेजेंट कैसे करना होता है, कैसे लिखना होता है, कई बार बच्चे चूक जाते हैं, जिसकी वजह से थ्योरी के अंदर उनके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 करने वाले हैं, दैट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और उसमें मैं आपको कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दूंगी, एंड वो भी ऐसे जैसे नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल में आप पेपर जब आप उठाएंगे, पिछले 5 साल के पेपर आप उठा के देखिएगा, आपको इनमें से क्वेश्चन नजर आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग कोई भी फालतू वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे थ्योरी के, समझाती भी जाऊंगी और क्वेश्चन देती भी जाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हम लोग पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो आइए देख लेते हैं क्या है। देखो, एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है। एवरेज स्पीड का सिंपल मतलब है जो हम रेशियो लेते हैं, रेशियो ऑफ द पाथ ऑफ द लेंथ एंड द टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग। तो जो लेंथ मतलब कि डिस्टेंस बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज स्पीड होता है बेटा, जो हमारा एवरेज स्पीड होता है, इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ द पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये जो रेशियो होता है इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, डायरेक्शन इसमें ज़रूरी नहीं होता है, और एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ग्रेटर या इक्वल टू होती है। ठीक है, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो वो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके, ये जो रेशियो होगा उसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे पूछा जाता है 1 मार्क के लिए एमसीक्यू या समथिंग लाइक दैट, और इसमें कहा जाता है दैट व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो याद करना उसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी काउंट की जाती है। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से हमेशा लेस होगी या तो इक्वल टू होगी। ओके, इसका ही उल्टा। तो ये चार पॉइंट्स हैं। अगर आपको इसमें 2 मार्क में पूछते हैं तो आप 2 पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं। ठीक है, और कई बार जैसे हमें गुजरात में क्या होता है ना कि आधी मार्क 1 पॉइंट के लिए दी जाती है, तो अगर 2 मार्क का तो आपको 4 पॉइंट लिखनी ही होगी, तो यही चारों आपके लिए फॉर्म हो जाएंगी। अगर मेंशन किया है 2 पॉइंट तो 2 ही लिख के आना, अदरवाइज 4 देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपके पास, व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इन शॉर्ट टाइम रेट मतलब क्या होता है, रेशियो। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम यही बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम, तो इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन, एक ही बात है इसके अंदर। तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 विच इज नथिंग बट डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अभी कह रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा, ठीक है, जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी होगा, और इसका यूनिट है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 चीज़ आपसे पूछी नहीं गई, बट मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव में बता दिया कि आपको ईजी रहेगा, कुछ और भी क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन क्रैक दिस। ओके बेटा, तो नोट्स बना दिए आपने, नोटबुक निकालिए, इन क्वेश्चंस को लिखिए। प्लीज़ स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट फिर वो फोटोज़ मतलब कलेक्ट होते होते कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, पॉज द वीडियो, राइट ऑल दिस क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, सो दैट आपके कंप्लीट आपका जो स्कूल लेवल होता है उसका भी प्रिपरेशन आपको हो जाए, बिकॉज उसमें भी तो मार्क्स गेन करना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो एक बार प्लीज़ अच्छे से इसको लिख दीजिए। अभी 2 क्वेश्चन लिखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 3rd क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। जब एक मूविंग व्हीकल होता है और हमें उसको रुकाना होता है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ऐसा होता नहीं जैसे ब्रेक अप्लाई किया धड़ाम गाड़ी रुक गई, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है रुकने के बाद, मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो जब आपने ब्रेक अप्लाई किया और जो डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद वो गाड़ी रुकी, उसको अपन कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या है, द डिस्टेंस अ व्हीकल ट्रैवल्स इन द टाइम आफ्टर द ड्राइवर हैज़ अप्लाइड द ब्रेक। ठीक है, तो जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी जो डिस्टेंस ट्रैवल, रुकने के पहले जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है गाड़ी, उसको अपन कहेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। सिंपल सी बात है। ठीक है, 1 मार्क के हिसाब से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द एक्स वर्सेस टी ग्राफ, एक्स मतलब पोजीशन, ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बी पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस। ओके, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपके पास कह रहा है कि ग्राफ है आपके पास, यहाँ पे तो टाइम ही आएगा और यहाँ पे पोजीशन आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या एक मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो पोजीशन एक्सिस के पैरेलल होगा। अभी ये है पोजीशन एक्सिस और ये होगा ग्राफ हमारा इसके हिसाब से। तो कह रहा है कि क्या कभी हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा ग्राफ मिलने का मतलब ये है कि टाइम का रुक जाना, ठीक है। ऐसा ग्राफ का मतलब क्या है, मतलब है कि पोजीशन बढ़ता रहेगा, वो टाइम उतनी की उतनी है, ठीक है। पहले समझो कि 5 मीटर कवर हुआ, फिर 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर कवर हुआ, बट टाइम जो है वो समझो कि 10 सेकंड पे अटका हुआ है, तो अटकी हुई है। इट इज़ पॉसिबल बट ऑब्वियसली नो, ठीक है। टाइम हम कभी भी स्टेशनरी कर ही नहीं सकते, मतलब रेस्ट पे कभी टाइम होता ही नहीं ना, तो इसके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो क्या आएगा, नो, बिकॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट टाइम, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे सेम पोजीशन हो सकता है, या तो फिर, ठीक है, या तो फिर इस तरीके से होगा कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा, बट ये वाला ग्राफ कतई पॉसिबल नहीं है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू मूविंग कार्स बी जीरो, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी दो कार्स का, दो चलती हुई कार्स का या कोई भी दो चलते हुए व्हीकल का जीरो कब होता है। बहुत सिंपल सी बात है, उनका जीरो तब होगा जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे और सेम स्पीड में चल रहे होंगे, ठीक है। तो व्हेन टू बॉडीज ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड, तब रिलेशन क्या होगा, रिलेशन देखो, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या हो गया कि मेरे रेस्पेक्ट में सामने वाला बंदा तेज़ है कि स्लो है, दैट इज़ अ रिलेटिव, ठीक है। जब हम दोनों एक ही स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे को बताओ कि ये दोनों मार्कर अब जल रहे हैं, ठीक है। तो कौन मार्कर कौन से स्पीड से ज़्यादा होगा, रिलेशन तो जीरो आ रही होगी, सेम स्पीड से ही जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है बेटा, जीरो हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, an object is falling freely under the effect of a gravitational force, what will be the distance traveled by the object in 10 seconds, ठीक है। तो an object is falling freely under the effect of, अब ये ऑब्जेक्ट है, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो उसको हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो अभी ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, तो u क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो हमें निकालना है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें। सो फॉर्मूला रहेगा हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बचपन वाला फॉर्मूला, ठीक है। आपको अभी किस तरीके से आएगा, आपको इस तरीके से आएगा, डिस्टेंस ट्रैवल करना ना, x इज इक्वल्स टू बी नॉट टी प्लस हाफ, ए लिखना है ए लिख दो, जी लिखना है जी लिखो, ठीक है, जी टी स्क्वायर। आपका ये वाला एक्चुअली फॉर्मूला आपके स्कूल में जब करवाएंगे ना तो ऐसा फॉर्मूला लिखवाएंगे, तो बात तो एक ही है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें जो हमारा बुनियाद बेस है ना, अगर उसको ही दिमाग में रखें और फिर मॉडिफिकेशन कर ले तो थोड़ा ईजी हो जाता है, वरना ऐसे फॉर्मूला देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है, इसके हिसाब से, और कुछ नहीं। तो चलिए अभी हमें डिस्टेंस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है 1 सेकंड, प्लस हाफ, जी कितना हो जाएगा 9.8, और ये कितना है 1 स्क्वायर, ठीक है। x इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ओके, तो क्या बच गया, हाफ इंटू 9.8, 1 का स्क्वायर 1, ओके, उसको हटा सकते हैं हम लोग, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4.9, तो 4.9 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर हुआ बेटा, 4.9 मीटर डिस्टेंस कवर होगा 1 सेकंड के अंदर, डन, ठीक है। तो ईजी सा था, कुछ था नहीं इसके अंदर। चलिए तो पॉज द वीडियो, ये चारों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। बच्चों 7th क्वेश्चन, व्हाट डू द स्लोप एंड द एरिया अंडर अ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं, ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो इसके अंदर ये जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर जो ये एरिया कवर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्लोप है ना बेटा, आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। और जो ये एरिया अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है, जो पूरा कवर्ड होता है, तो ये जो एरिया आपको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नाउ नेक्स्ट, a ball is thrown up in the air, what is the acceleration velocity at the instant it reaches its maximum height, ठीक है। एक बॉल को अगर हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, हवा में फेंका हम लोगों ने, ओह सॉरी,
ठीक है, मैं फेंका तो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद उसका एक्सेलरेशन और उसका वेलोसिटी क्या होगा ना। देखो जब हम लोग एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, अब तो मेरे पास रबर है, इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक टाइम पे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है, जस्ट फॉर लाइक आई कांट से सेकंड ऑल्सो, जस्ट फॉर लाइक नैनो सेकंड्स, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी बेटा क्या हो जाएगी, 0। इतना क्लियर हो गया। अब पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बताओ, तो वो तो बता दिया। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर तरफ फेंकते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशन का फोर्स एप्लीकेबल हो जाता है, विच इज़ नोन एज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ग्रेविटेशन का काम होता है, लाइक अर्थ का काम होता है नीचे की तरफ अट्रैक्ट करना, तो जी की वैल्यू लगेगी उसके ऊपर और हर पॉइंट पे लगेगी जब तक उसका पूरा फ्लाइट चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लाइट, ठीक है, हर एक पॉइंट पे, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा हर एक पॉइंट पे जी की वैल्यू फिक्स होती है और वो लगती जाती है, वो अपना रहेगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हो जाएगा 0। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन वन डायमेंशनल मोशन कैन एन ऑब्जेक्ट हैज़ 0 वेलोसिटी एंड नॉन 0 एक्सेलरेशन एनी इंस्टेंट। कह रहा है कि कोई भी आप वन डायमेंशनल मोशन करो, वन डायमेंशन मतलब कि या तो आप एक्स एक्सिस में जाओ या वाई एक्सिस में जाओ, ठीक है, कोई भी एक डायमेंशन को आप पकड़ो और उसको उसमें बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी जो है वो 0 हो और एक्सेलरेशन 0 नहीं हो, ये बताओ। ये एग्जाम्पल दे रहा है। देखा जाए तो यही वाला क्वेश्चन उन लोगों ने यहाँ पे अलग तरीके से पूछा है। देखो सीधी सी बात है, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो एट द पॉइंट जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहाँ पे v 0 हो गया, बट क्या a 0 होगा उसके अंदर, नहीं। a क्या होता है, a इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, 9.8 की वैल्यू आती है, तो बस आ गया हमारा आंसर। तो जैसे हमारा पॉइंट है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh या 2gh आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे v क्या हो जाएगा, 0, और a की वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू g की होती है, बस हम सिर्फ उसका नेगेटिव पॉइंट बता देते हैं बाय द पॉइंटिंग डाउन डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप इन द एयर इट्स स्पीड बिकम्स 0 एट द मैक्सिमम हाइट, हाउएवर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ अ v to t एंड a to t फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब ऐसे ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उस दौरान a to v और v to t का ग्राफ अपने को बताना है। अब देखो ये जब नीचे की तरफ गिरेगा तो अब जब हाइट होती है ना, आप नीचे ऊपर की तरफ फेंको या ऊपर से नीचे की तरफ फेंको, एक्सेलरेशन हमेशा सेम लगता है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो क्या हो जाएगा, सीधी लाइन विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम चलता जाएगा बट एक्सेलरेशन इज द सेम। यहीं पे अगर हम v to t ग्राफ करते हैं तो जब नीचे की तरफ आता है, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, वैसे ही उल्टा है, आपको सीधा करना फिर भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ये टाइम आया और ये वेलोसिटी आया, ऐसे भी ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम आया और वेलोसिटी आया और ये आपका आएगा स्लोप, ठीक है, ये आएगा स्लोप। तो ये क्या हो जाएगा, -9.8, ओके, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी कहाँ से होगी, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसके लिए स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। सो बच्चों प्लीज नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन मोशन का क्या मतलब होता है, एंड डिराइव द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड बोल दें या कैलकुलस मेथड बोल दें, एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो फॉर्म रहते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है, कैलकुलस होता है, कई कई इसको में अलजेब्रिक भी सिखाते हैं। वेल अभी तो हम से बात कर रहे हैं कैलकुलस की, तो कैलकुलस मेथड से करना है। तो बट द पॉइंट इज दैट कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इक्वेशन मोशन। इक्वेशन मोशन तुम समझते क्या हो, मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब याद कर लेना, यहाँ पे बात क्या करें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा, कांस्टेंट है, और एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका रिलेशन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम के साथ क्या होगा, और उस एक्सेलरेशन को हम कुछ इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और उन इक्वेशंस को अपन कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन हुई, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या होता है ना, कई बार स्कूल में टीचर्स ऐसी बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं ना
कि बच्चों को अगर पूछो कि गिव द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन तो बता देंगे फर करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड ऑल दैट बता देंगे। बट अगर उनसे ये पूछो कि उसका मतलब क्या है तो वो बच्चे नहीं बता पाते हैं, क्योंकि कई बार कहते हैं छोटी चीज़ें हमें दिमाग से स्किप हो जाती है। तो बस वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कवर कर ली कि अगर पूछा जाता है इन वाइवा हो गया, कई बार स्कूल में कुछ पूछ लिया, कई बार थ्योरी में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मतलब क्या है इक्वेशन मोशन का। तो सिंपल सी बात है कि जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उस दौरान बहुत सारे टर्म्स वैलिड हो जाते हैं। वेलोसिटी आता है, टाइम आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो इन सब के रेस्पेक्ट में रिलेशन क्या होगा एक्सेलरेशन का, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन रहेगी, उसी को हम कहेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कह रहा है कि डिराइव करो विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक एक करके हम लोग मेथड यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, आप ये बोल दीजिए, कई बार ऐसा लिखा जाता है v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, यू की जगह क्या लिख देंगे, वी नॉट लिख देंगे। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों बता रही हूँ क्योंकि स्कूल में है ना, लाइक टीचर कुछ भी फॉलो कर लेती है, तो इसलिए मैं दोनों से बता याद करना। इनिशियल को अपन यहाँ पे वी नॉट कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोगों को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन मेथड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू change in velocity with respect to change in time। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये क्या होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, आगे क्वेश्चन में भी देखा हम लोगों ने। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। अब d क्या होता है, d इज द डिफ्रेंसिएशन। तो हम क्यों अप्लाई करते हैं, देखो जब भी कोई चीज़ लाइक ट्रैवल कर रही है तो अगर हमें इसका बहुत छोटा सा पोर्शन चाहिए, जैसे कि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ बेटा, आपको मैं इसका समझा दूँ। ठीक है, जैसे इसका ग्राफ आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ऐसा कोई ग्राफ नज़र आएगा। अब ऐसा है कि अगर हम लोगों को ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, अगर हम लोगों को इसका एक छोटा सा पार्ट लेना है, छोटा सा बिल्कुल, ठीक है, इतना सा पार्ट लेना है और इसमें देखना है कि एक्सेलरेशन क्या है या उसका स्टडी करना होगा। तो हम लोग जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं ना बेटा, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, देखो कई बार बच्चों को ये पता होता ही नहीं है कि डिफ्रेंसिएशन हम करते क्यों हैं। तो बेसिकली जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, आपकी गाड़ी मूव कर रही है, तो द पॉइंट इज़ दैट कि बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हम लोग, बहुत लंबा टाइम हो जाता है। बट अगर हमें कोई इंस्टेंट पर्टिकुलर 2 सेकंड में कितना हुआ था, 5 सेकंड में कितना हुआ था, ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो ये छोटा सा जो पोर्शन होगा इसी को ही हम लोग कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। क्लियर हुआ? तो डिफ्रेंसिएशन हम लोग बहुत छोटे से पार्ट के निकाल देते हैं। इसका आपने कई बार वर्ड सुना होता है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस इज़ नथिंग बट डिफ्रेंसिएशन। तो अब डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए हम लोगों को इसमें करना होता है इंटीग्रेशन। तो आइए करते हैं अभी हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पे। तो क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग, इसको इक्वेशन 1 दे दूँ और लिखूँगी मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। वेल दोनों साइड्स ही करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, ओके, एक चीज़ सिर्फ मैं यहाँ पे एक कर दूँ, इसको इक्वेशन 1 नहीं दे रही मैं, ठीक है, इक्वेशन 1 मैं इसको दे देती हूँ, इसको यहाँ पे ले लेती हूँ। तो ए डी टी इज इक्वल्स टू डी वी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जब आप लिखते हैं तो आपको एक लिमिट लगानी होती है, भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक में जाना है, ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक में। तो टाइम तो यहाँ पे हम 0 से लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हेयर इनिशियल टाइम t1 होगा 0, ठीक है, और t होगा 0, t1 होगा कोई ना कोई टाइम t, ठीक है, जो भी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे वेलोसिटी की, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको हम लोग आप लोग यहाँ पे v0 ले लो, एंड फाइनल वेलोसिटी जो है उसको हम क्या ले लेंगे बेटा, v, ठीक है, v0 और ये v। ओके, आइए, सो
अब लिमिट लिख देंगे हम लोग, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा यहाँ पे v नॉट से लेकर v और यहाँ पे 0 से लेकर t, यहाँ पे t है इसके हिसाब से। ओके, अब ये क्या डिफ्रेंसिएशन, जब भी आपको इंटीग्रेशन हटाना होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, याद करना इंटीग्रेशन हटाने के लिए इसको हटाना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेंज कैसे आया, ये जो चेंज आया ये चेंज कैसे आया, तो ये चेंज अपर लिमिट और लोअर लिमिट के माइनस से आया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दैट v माइनस वी नॉट, ठीक है, v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू, नाउ a इज द कांस्टेंट, साफ साफ डेफिनेशन में लिखा था हम लोगों ने, विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको बाहर निकाल दो आप। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 टू t, ए बाहर निकल कर सिर्फ क्या बचा बेटा, dt बचा, dt। ठीक है, तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कोई नंबर नहीं है, तो क्या होता है इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0। कांस्टेंट है ना, क्वेश्चन तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में क्या आता है, ऊपर वाला ही आता है, तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू a t, तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू ए टी, तो v ये v नॉट वहाँ पे ले लो इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है बेटा, डिराइव हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम लोगों ने डिराइव कर लिया। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। मतलब सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। अच्छा, पहला वाला जो हम लोगों ने निकाला उसको हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। कई बार क्या होता है ना बेटा, आपको खाली इतना कहा जाएगा डिराइव द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम, तो तब बच्चों को ये याद नहीं होता कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन लेने की। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में ये जो भी हमने किया ना, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, ये वाली आपकी इक्वेशन आएगी वेलोसिटी टाइम में। डिस्टेंस टाइम में आपकी जो इक्वेशन रहेगी वो कौन सी होगी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो ऐसे लिख सकते हो s इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक और इक्वेशन आती है x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इसको डिराइव कर लेते हैं हम लोग। अब s क्या है बेटा, s इज द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप इसके अंदर। सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है बट यहाँ पे चेंज लिख सकते हैं। ठीक है, चलो सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। सो बेटा यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन लगा देंगे ds बाई डी टी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत छोटे से डिस्टेंस और छोटे से टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रैवल तो उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, विच इज़ वी कुड से इन्फाइनेटली स्मॉल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम लगा दिया। अच्छा, v की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली ना, क्या है v नॉट प्लस ए टी, तो मैं यहाँ पे लग दूँ, तो v नॉट प्लस ए टी इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, dt को यहाँ पे ले लो, तो v नॉट प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी एस। अब इसको हमें सॉल्व करना होगा तो हमें लगाना होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 तो पहले लिया था अपन ने, इसको 2 ले लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूरा 5 मार्क में आएगा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, v नॉट प्लस ए टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा ds। अब इसके लिमिट डिसाइड करने होंगे हम लोगों को। देखो क्या लिमिट डिसाइड करेंगे हम यहाँ पे, हम ऐसा बोल सकते हैं जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं होगा, तो s इक्वल्स टू 0, और जब टाइम t इक्वल्स टू क्वेश्चन को टाइम होगा तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी s। क्लियर। सो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे मैंने ये dt नहीं लिखा, dt। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेशन हम कर रहे हैं, डेरिवेटिव अपन कर रहे हैं टी के साथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, s क्या है 0 से लेकर s, 0 से लेकर s। ठीक है, ये लिमिट डिसाइड हो गई। चलो, सो नाउ 0 टू t v नॉट डी टी। ओके, इसको हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कि हर एक टर्म के साथ इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 0 टू t ए टी डी टी इज इक्वल्स टू 0 टू s डी एस। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, ये हमारा वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर ना, ये वेलोसिटी बेटा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल दो, तो 0 टू t
कांस्टेंट, ठीक है, 1 का dt प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट रहेगा तो 0 to t dt, ओके, यहाँ पे 0 to s ds, ओके। सो v नॉट, इसकी जगह पे t आ जाएगा, t का क्या हो जाएगा 0 से लेकर t तक प्लस a, यहाँ पे t है। देखो अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल्स टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे x की जगह क्या है t, पावर में कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। n की जगह क्या ले लिया, 1 ले लिया हम लोगों ने, फॉर्मूला में क्या है n 1 प्लस 1 और नीचे भी 1 प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 से लेकर t तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा s माइनस 0, ठीक है, ओके, यहाँ पे s हो जाएगा 0 से लेकर s तक। चलो एक और स्टेप, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा v नॉट t माइनस 0 प्लस a, ये क्या हो जाएगा t रेज टू 2 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे t की जगह t लिख दिया, माइनस भी 0 लिखना, लिख दो, चलो लिख दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा s माइनस 0, डन। चलिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए, सो क्या हो जाएगा वी टी माइनस 0 तो हट जाएगा, प्लस a ये हट जाएगा, ए टी स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा s, क्या हो जाएगा s। अब अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ s इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया ये वाला डेरिवेशन कंप्लीट। चलिए अब यहाँ पे मैंने आपसे एक और चीज़ कही कि हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको, अगर हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं, हेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 0, पोजीशन क्या हो जाएगा x नॉट होगा ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और टाइम t इक्वल्स टू t पोजीशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, सॉरी टाइम t इक्वल्स टू t पोजीशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये पोजीशन उसका चेंज हुआ, ठीक है, x नॉट से लेकर x तक गया, इसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज़ कह सकते हैं, देयरफॉर s इज नथिंग बट x माइनस एक्स नॉट। s क्या है, s तो यही है ना, x माइनस एक्स नॉट। तो अगर मुझे इसको यहाँ पे लिखना हो, सॉरी हाँ बेटा थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देती हूँ मैं, ठीक है, तो इसको अगर मुझे ऐसे लिखना हो तो मैं यहाँ पे s की जगह पर, ठीक है, यहाँ पे s की जगह पर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दूँ, ओके। तो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन भी फ्रेम हो गया, डन, क्लियर, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन दैट इज डिस्टेंस टाइम इक्वेशन सॉल्व कर लिया। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लो, या इसको ले लो या उसको ले लो, ठीक है, इस तरीके से, डन, क्लियर। चलिए बेटा इसको लिख दीजिए फटाफट से, फिर एक थर्ड इक्वेशन अपन कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ बच्चों थर्ड वन इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है। क्या होगा ये होता है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है, क्या होगा 2as। इसका वैसे भी लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ओके। चलिए अब देखो यहाँ पर आप देखो तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है, इसका रिलेशन निकालना है हम लोगों को। यहाँ पर आप एक्सेलरेशन को देख पा रहे होंगे, ठीक है, और एक्सेलरेशन फिजिक्स में एक कंसिडर होता है कि भाई तुम्हें कहीं पर भी तकलीफ हो ना, एक्सेलरेशन वाली फॉर्मूला देख लेना, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब भैया वेलोसिटी तो आ गया, चलो वेलोसिटी तो आ गया, मुझे टाइम की ज़रूरत नहीं है, मुझे टाइम की ज़रूरत नहीं है, और इसके बदले मुझे ज़रूरत है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। पहले आप कैरी ऑन करो कि क्या क्या तुम्हें चाहिए। तो ए चाहिए था, वो तो मैंने ले लिया, वेलोसिटी चाहिए, वो भी आ गई, डी वी है तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही जाएगा, पर मुझे यहाँ पे डी टी आया, जबकि मुझे यहाँ पे एस चाहिए। कोई नहीं, हम क्या कर लेंगे, हम इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे डी एस बाई डी एस से। देखो कट डी एस कट जाएगा तो बात तो एक ही है ना, तो इक्वेशन में कोई तो इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। हम लोग अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारा ये मोटो होना चाहिए, कोई भी चीज़ इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, हमारी इक्वेशन जैसी है वैसी, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब अगर मैंने किया तो मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर डी वी के अपॉन में डी एस लिख दूँ, और यहाँ पे डी एस के अपॉन में डी टी लिख दूँ, इतना मैंने किया, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एस मल्टीप्लाई बाय डी एस बाई डी टी। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी मतलब टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है, वी होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, v मिल गया यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ पे ले लूँ तो a इंटू डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी। डन, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, यहाँ पे हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन के लिए चलो देख लो, अगर टाइम 0 होगा तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, v नॉट, और टाइम क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। जब टाइम t इक्वल टू टी होगा तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कुछ ना कुछ s होगा। ये लेके चलना है, बात तो एक ही है। चलो चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v dv, लिख दिया। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरे पास डिफरेंशिएशन किस में है, s में है, तो s का क्या बनता है, 0 से लेकर s, तो लिमिट आ गया मेरा 0 से लेकर s। यहाँ पे v है तो v से क्या बनेगा मेरा, v नॉट टू v। ओके, डन। चलो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हम सबको पता है तो उसको अपन ने बाहर निकाल दिया, तो 0 टू s ds इक्वल्स टू ये v तो रहेगा हमारे पास, ठीक है, v नॉट टू v dv। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, s मतलब 1 है, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, s माइनस 0। ओके, एक स्टेप लिख दूँ मैं, s लिख दिया। ओके, 0 टू s, अभी लिमिट में यहाँ पे रहने देती हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, v नॉट टू v है, v नॉट टू v है तो पहले तो यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, सो v नॉट से v। मैम कैसे, देखो मैंने आपको अभी बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल्स टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या है v, यहाँ पे n की जगह पर क्या है 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन में 1 प्लस 1 2 आ गया। ठीक है, ओके, अब इसको हम लोग लिमिट्स लगा देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट इज s माइनस 0, ये 2 को बाहर ले लूँ मैं। ओके, v स्क्वायर है, v स्क्वायर में अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट v नॉट स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कंटिन्यू कर देती हूँ मैं, तो a इंटू एस इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, फॉर्मूला क्या कह रहा है हम लोगों को, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर 2as, तो ये 2 को यहाँ पे ले लो तो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। ओके, डिराइव्ड। तो बेटा इस तरीके से आपको तीनों इक्वेशन डिराइव करनी होंगी, अगर पूछी जाएंगी एग्जाम में तीनों इक्वेशंस डिराइव करने के लिए। मैंने क्वेश्चन लिखा था ना, वैसा अगर एज इट इज़ क्वेश्चन आता तो 5 मार्क आपका इसके अंदर रहेगा। अगर वो लोग चाहें तो 3 मार्क के अंदर कोई भी तीनों में से कोई भी एक रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको उसको कैरी ऑन करना है। डन बेटा, तो चलो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, हम आगे और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। अभी हमने जो देखा था वो हमने देखा था कैलकुलस मेथड, मतलब कि इंटीग्रेशन वाला, और अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकली। अभी 2 में से कोई भी एक सवाल आपसे पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के अंदर। तो आइए अब इसके लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये ग्राफ रहेगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ओके, मीटर पर सेकंड और ये सेकंड। ओके, अब इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू करेगा, ये पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक वो पहुँच गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूँ। ओके, लेट्स जॉइन द पॉइंट्स ए बी सी डी और यहाँ पे ई। ओके, ना बेटा देखो, ओ से लेकर ए तक का जो रहेगा वो हमारा रहेगा इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, इतना पोर्शन। ठीक है, पैरेलल है इसके लिए। ये टाइम टी है तो ये वाला पोर्शन भी टाइम टी रहेगा। ओके, ये कंप्लीट, ये वेलोसिटी है ना, तो 0 से लेकर इस पॉइंट तक जा रहा है, इस पॉइंट को हम v कहेंगे। तो अगर ये पूरा v है तो सीधी सी बात है ये भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, v इज़ अ फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। ये होता है हमारा स्लोप, स्लोप मतलब कि एक्सेलरेशन। डन, क्लियर।
ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लिखना है लिख सकते हैं, हालांकि पूरा स्टेटमेंट आएगा यहाँ पे। ओके, लेट द ऑब्जेक्ट या द बॉडी ट्रैवल्स एट टाइम, ओके लिख देते हैं हम लोग इस तरीके से, लाइक let a body moves along a straight line keeping acceleration constant. Okay, so therefore अब यहाँ पर OD और AC एक ही हो गया, TT, ठीक है। सो OC इज इक्वल्स टू OD कितना है T, OA इज इक्वल्स टू CD कितना है U, OA इज इक्वल्स टू CD क्या है U। ओके, AB क्या है हमारे पास, स्लोप A। ओके, BD क्या है बेटा हमारे पास, BD है हमारे पास V, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लिख दी। अब देखो इसको डिराइव करना होगा, तो सबसे पहले हम निकालें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ओके, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि फिजिक्स के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो भगवान का रूप है, ठीक है। आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है क्लासिक फिजिक्स के अंदर, ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन का आप यूज़ कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज स्लोप मतलब कि ये बनेगा AB, ठीक है। अब ये AB बनता कैसे, तो नॉर्मली हमें पता है कि AB इज हाइपोटेनियस, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। कैसे बनेगा स्लोप, कैसे बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर हमारे पास BC, क्या है BC, और बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास AC। इतना क्लियर, ठीक है। ओके, अब देखो AC की वैल्यू T है, देखो यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने AC, ओके OD और यहाँ पे AC, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैंने OC लिख दिया। ओके, AC और OD दोनों क्या है T, तो यहाँ पे मैं T लिख सकती हूँ। तो BD AC की जगह T। अब BC क्या है, BC ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये तो हम लोग को है ही नहीं, ये तो हम लोग को है ही नहीं। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा BD जो है वो V हुआ और CD जो है वो U हुआ, तो पूरे में से ये U माइनस कर लो तो BC मिल जाएगा हम लोगों को। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं दैट BD, ये BD जो है वो किससे मिलके बना है, BC प्लस CD से मिलके बना है, BC प्लस CD से मिलके बना है। ये BD V है, BC मुझे नहीं पता क्या है, और CD है U, यहाँ पे लिख के भी रखा है हम लोगों ने। तो V माइनस U इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, BC, ठीक है। V माइनस U इक्वल्स टू BC। अब यहाँ BC की जगह अपन क्या लिख देंगे, V माइनस U। सो देयरफॉर ये T को यहाँ पे लेके आओ तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। ओके, U को अंदर ले लो तो U प्लस AT इज इक्वल्स टू V, दैट इज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ओके, ये बन गया हमारा, ये क्या, ये कौन सा ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डन, क्लियर, इतना हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल सा था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलो पहले आप इसको लिखो, फिर हम शुरू करेंगे सेकंड। उसके लिए थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी, इतनी स्पेस कम लगेगी। तो पहले आप इसको लिख दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट नंबर बच्चों, सेकंड नंबर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ लिखो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखो, एक ही बात है। ओके, क्या रहेगा हमारे पास, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सो देखो S क्या होता है, S इज़ द डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर हम कैसे देखें, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो टाइम T इक्वल्स टू 0, टाइम T इक्वल्स टू 0 से लेकर टाइम T इक्वल्स टू T तक कुछ एरिया कवर हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग से यूँ ड्रॉ करके आपको बताऊँ, ओके, तो यहाँ पे टाइम T इक्वल्स टू 0, यहाँ पे टाइम T इक्वल्स टू T, ये इतना एरिया कवर हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये पूरा एरिया जो है वो कवर्ड हुआ, ये एरिया इज़ व्हाट, डिस्टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ को, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो इस ग्राफ को, तो कौन से दो शेप बन रहे हैं, ये आपको एक ट्रायंगल का शेप नज़र आएगा और दूसरा आपको क्या शेप नज़र आएगा, रेक्टेंगल का। इसका मतलब है कि ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया हम प्लस कर लें तो कम्प्लीटली एरिया पता चल जाएगा ये। और दिस एरिया इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम टाइम T इक्वल्स टू 0 टू टाइम T इक्वल्स टू T। ओके, so here S is equals to distance
traveled by a body from t equals to 0 to t equals to t. So therefore S is equals to area covered by a body is क्या है, देखो तो एरिया कौन सा कवर हो रहा है, O से लेकर A से लेकर B और B से लेकर D, मतलब कि OABD क्या हो गया बेटा, OABD. सो देयरफॉर S इक्वल्स टू, ये एरिया क्या है, दिस एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ, दिस एरिया इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब देखो ये रेक्टेंगल शेप बन रहा है बेटा, ये रेक्टेंगल हुआ, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इसका नाम लिखेंगे OACD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब ट्रायंगल का देखो तो ये ट्रायंगल का नाम क्या बन रहा है, ACB. क्या ट्रायंगल का नाम बना, ACB. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB. ना बेटा अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया. और ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यही होता है. ठीक है, सो देयरफॉर S इक्वल्स टू, अब आप फिगर देखो, ये रहा हमारा फिगर रेक्टेंगल वाला. तो इसके अंदर लेंथ क्या है, AC ले ले, और ब्रेथ क्या है, OA ले ले. ठीक है, वेल आप OD और CD भी ले सकते हो, एक ही बात है ना, वी नो ना देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल. तो AC और OA ले लेती हूँ मैं. ठीक है, तो AC मल्टीप्लाई बाय OA प्लस हाफ. अच्छा, अब ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल में बेस क्या हो जाएगा, AC, बेस क्या हो जाएगा AC, और हाइट क्या होगा बेटा, हाइट क्या होगा, ये BC, हाइट क्या हुआ BC. ठीक है, सो देयरफॉर S इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज लिखिए, AC की वैल्यू क्या है T, मल्टीप्लाई बाय OA की वैल्यू क्या है U, प्लस हाफ AC फिर से T. ओके, और BC क्या है, BC हमने निकाल के रखा हुआ V माइनस U, क्या हो गया V माइनस U. ठीक है, सो देयरफॉर S इक्वल्स टू T इंटू U इज UT प्लस हाफ T V माइनस U. अब हम देखें बेटा, तो हम लोगों को S चाहिए था, मिल गया, ग्रेट. UT चाहिए था, मिल गया, ओके. हाफ चाहिए, वो भी मिल गया. अब यहाँ पे A की ज़रूरत है, जबकि मेरे पास V माइनस U है. ठीक है, अब A की ज़रूरत है. A मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन. आइए उसकी फॉर्मूला की तरफ चलते हैं. एक्सेलरेशन क्या होता है, V माइनस U अपॉन T होता है. मैं अगर T को यहाँ पे ले लूँ तो AT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस U, है ना. AT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V माइनस U. तो V माइनस U की जगह पर मैं AT लगा सकती हूँ ना यहाँ पे, बस हो गया. तो S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ T, और यहाँ पे क्या लगा दिया, AT. ठीक है, सो देयरफॉर S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर डिराइव्ड. ठीक है बेटा, डन. इतना ही था, इतना ईजी था. ओके, चलो इसको लिख दो, फिर अपन चलेंगे थर्ड, विच इज द लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या है हमारे पास, इसको हम कहेंगे लाइक 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, पोजीशन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस वेलोसिटी. डिस्टेंस वेलोसिटी लिख दो, या तो फिर पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ. ठीक है, ओके. देखो अब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है, S निकालना, डिस्टेंस. ठीक है, अब डिस्टेंस तो बेसिकली यही पूरा जो एरिया कवर हुआ वही है ना. चलो अभी इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो S इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम T. ओके, तो दैट इज कौन सा एरिया एनक्लोज होगा, सो एरिया एनक्लोज्ड बाय अ बॉडी इज, वही होगा OABD. ठीक है, तो क्या हो जाएगा OABD. सो देयरफॉर S इक्वल्स टू, चलो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा ग्राफ था. ठीक है, ये इस तरीके से OABD.
अब ये पूरा का पूरा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ, अब मैं इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ, मैं इसको और एक नज़र से देखूँगी। तो अगर मैं और नज़र से देखूँ बेटा, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ट्रेपेजियम का शेप दे रहा है। अब बोलोगे मैम कैसे? देखो, इसको यूँ थोड़ा सा यूँ गर्दन घुमा लो और उल्टा करके देखो। अगर इसको मैं उल्टा करके करूँ तो मेरे को कुछ इस तरीके का फिगर बनना ही दिख रहा है। ऐसे करके बना हुआ मेरा फिगर बन रहा है ऐसे। देखो ये लाइन आ गई, ये टेढ़ी लाइन हो गई, ये दो सीधी लाइन और ये दो सीधी लाइन हो गई, ठीक है। एक बार दोबारा से बनाओ अच्छे से। ठीक है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम हमने तो ट्रेपेजियम बचपन में ऐसे सीखा हुआ है, हमको तो ट्रेपेजियम स्कूल में ऐसे सिखाया था ना मैम। बात तो सही है, अगर ऐसे सिखाया था तो उसमें आपको अंदर यूँ हाइट भी ड्रॉ करना सिखाया था, दैट इज कॉल्ड द हाइट, ठीक है। तो इन लोगों ने आपको ये हाइट दी हुई है, और ये वाला पोर्शन नहीं दिया हुआ है। बन गया सेम इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बेटा, फॉर्मूला था हमारे पास हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या था, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सो देयर फोर एस इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब मैंने आपसे कहा ना कि ये हाइट है, ठीक है। तो ये हो गई हाइट हमारी, तो हाइट क्या है हमारे पास, ओडी, हाइट क्या हो गया हमारे पास, ओडी, ओके। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो देखो ये और ये पैरेलल होते हैं, फिगर में देखो तो क्या पैरेलल हो जाएगा, ये और ये, तो ये ओ ए हो गया और ये बी डी हो गया। तो क्या लिख दूँ मैं, ओ ए प्लस बी डी, ठीक है। सो देयर फॉर एस इज इक्वल्स टू हाफ, ओ डी की वैल्यू क्या है, ओ डी की वैल्यू टी है, टी लगा दी मैंने। ओ ए की वैल्यू क्या है, यू, और बी डी की क्या है, वी, तो क्या हो गया, यू प्लस वी, ओके। अब अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में देखूँ तो मेरे पास एस चाहिए था, वो तो है। अब मुझे पूरे इक्वेशन में कहीं पे टी की ज़रूरत नहीं है, जबकि मेरे पास यहाँ पे टी आया, दैट मीन्स कि मेरा पहला पॉइंट मुझे टी को रिमूव करना है अगेन, ठीक है। फिजिक्स में कौन है भगवान, कौन है फिजिक्स का राइट नाउ क्लासिकल में, एक्सेलरेशन। जहाँ पे भी अटको मैंने क्या कहा था, एक्सेलरेशन का यूज़ कर लेना। अगेन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रॉम डेफिनेशन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, अभी किसी किसी स्कूल में ऐसा लिखवाया जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बात एक ही है, वो उसमें से निकला हुआ है, एक्सेलरेशन में से ही फर्स्ट इक्वेशन निकला हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन लिखो या फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो तो ओके। अब मुझे टी को हटाना है, तो मैं काम करती हूँ टी को यहाँ पे लेके जाती हूँ, ए को नीचे लेके जाती हूँ, तो टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, हाफ इंटू टी की जगह मैंने अप्लाई कर लिया वी माइनस यू अपॉन ए, और यहाँ पे थोड़ा सा यू शफल कर दिया, तो u प्लस वी की जगह मैं v प्लस यू लिखती हूँ। क्या ही फ़र्क पड़ता है, प्लस में तो आप 3 + 4 बोलो या 4 + 3 बोलो, आंसर तो 7 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ये अपॉन का 2 यहाँ पे ले लिया और अपॉन का a यहाँ पे ले लेती हूँ, तो 2as हो जाएगा v माइनस यू और v प्लस यू, ठीक है। तो 2as v माइनस यू और v प्लस यू, तो ये मुझे क्या चाहिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। साफ साफ देख लो, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिराइव्ड, ठीक है बच्चा। तो कंप्लीट आपका डेरिवेशन हो गया। तो मैंने आपको इसमें दोनों चीज़ सिखा दी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आएगी आपको 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, सेक्शन डी जो आपका लास्ट में होता है, ओके। तो चलो अब इसको लिखो। अभी हम लोग थोड़े और कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो थियरी में होते हैं, बट वो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो थोड़े वो वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या कह रहा है, 13th क्वेश्चन, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी कैन एवरेज वेलोसिटी ओवर एनी टाइम ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, अगर हम लोग एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो फिर क्या कैन एवरेज वेलोसिटी ओवर एनी टाइम, क्या एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है, ये पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। तो आंसर आएगा यस, हो सकती है। सिंस, कब होगी ये, सिंस द वेलोसिटी
is constant and same for all the values। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस तरीके से जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट होगी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है, कांस्टेंट होगी तो हर बार सेम वैल्यूज आ रही है, तो इसके लिए आप इंस्टेंटेनियस ले लो या एवरेज ले लो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो आपसे एक सवाल इस तरीके से था कि क्या एवरेज वेलोसिटी कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है? तो हो सकती है। ठीक है, जब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद डेफिनेट वेलोसिटी। ठीक है, एक वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन एंड ड्रॉ द t2 वेलोसिटी एंड t2 डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेट मतलब एक की वेलोसिटी से जा रहा है तो सीधी बात है इफ द वेलोसिटी इज सेम, ठीक है, डेफिनेट मतलब कि एक ही है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। डेफिनेट इसका मतलब कि कांस्टेंट वाली, लाइक ये, ठीक है, समझो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड भी है तो ये वाला वेलोसिटी जो है वो हर बार टाइम 5 सेकंड्स पे सेम होगा, टाइम 10 सेकंड सेम होगा। तो इस हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होगा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0। एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, वो 0 होगा। अब कह रहा है कि आपको T2V और T2D का ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, ठीक है, टाइम टू V का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, और टाइम टू डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर मार्क कर ले लो। सो वेलोसिटी देखो कांस्टेंट है, ठीक है, इसके लिए एक्सेलरेशन 0 आ गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट को हम इस तरीके से बता देंगे। ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी डेफिनेट है मतलब कि 0 तो नहीं है, कुछ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब कि इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, आगे दोनों ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो हम लोगों को टाइम एक्सेलरेशन, टाइम वेलोसिटी और टाइम डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। चलो देख लेते हैं हम लोग। सो पहला हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर ले बेटा। क्या है हमारे पास, टाइम एक्सेलरेशन वाला, टाइम और एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है हम लोगों को एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर ये हो गया हमारे पास A to T ग्राफ। फिर क्या है हमारे पास, टाइम और वेलोसिटी। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी कैसा यूनिफॉर्म है। आई एम नॉट सेइंग वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होगी वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, बट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब कि इसका मतलब कि जो ग्राफ होगा वेलोसिटी वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट से हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट से हम यहाँ पे समझेंगे कि भैया देखो डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी हमारी इस तरीके से आ रही है स्ट्रेट, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा, बट कैसा रहेगा यहाँ पर, कर्व्ड के फॉर्म में रहेगा, इंक्रीजिंगली। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, धीरे 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 बढ़ती जा रही है ना, तो इसके लिए ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारे पास, कर्व्ड का शेप आ जाएगा। ठीक है, सो बच्चों ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिसके बेसिस पे आपको ग्राफ प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशंस दी जाएंगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो इन कंडीशंस के बेसिस पे आपको ग्राफ पूछ सकते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ। तो इसके लिए मैंने आपको है ना, जब मैंने आपको फॉर्मूला दिया था काइनेमेटिक्स का चैप्टर 2 और 3 मिलाकर, उसमें मैंने आपको कंप्लीट ग्राफ दिए हुए हैं। तो वो ग्राफ वाले वीडियो आप अच्छे से देख लेना। आई होप बच्चों ने देखा होगा, एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो ग्राफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, सो दैट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ और क्वेश्चन आएगा नहीं, ये मेरा दावा है इन द थ्योरी एग्जाम। तो चलिए बच्चों, हम मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कुछ और चैप्टर और कुछ और थ्योरी की बात करेंगे, प्लस इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं जल्दी से अपलोड कर लूँगी, सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू गिव द एग्ज़ाम। तो चलिए मिड टर्म के लिए इतना कंप्लीट कर लीजिए अपना सिलेबस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।